गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद जीएसटी एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द चैप्टर दैट इज इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक, लेकिन आपको ब्रेक के बाद एक कंटिन्यूटी में क्लास नहीं मिली होगी। दिस हैज बीन मेड एज इन सेकेंड थर्ड पार्ट फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या कर लिया था, वी हैव डन अप टू दिस टाइम हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि ये जो हमारा सर्च वारंट है, सर्च वारंट के कंटेंट्स क्या होते हैं। तो लॉजिकल फ्लो में हमने सारी चीज़ें क्या की थी, समझी थी। वी हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन अ फ्लो दैट वाज लॉजिकल फ्लो। और आई थिंक आपको दिमाग में चीज़ें क्या हुई होंगी, रिटेन हुई ही होंगी, ठीक है। नाउ आगे देते हैं इसमें safeguards provided in respect of search और seizure। सर्च एंड सीजर के रिस्पेक्ट में क्या safeguards हैं वो बोला गया है। This safeguard are in respect of SSC also and some points are related to डिपार्टमेंट की सेफ एंड सेफगार्ड से रिलेटेड क्या सेफगार्ड्स लेने होंगे, सर्च एंड सीजर से रिलेटेड क्या सेफगार्ड लेने होंगे। तो दिस हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू इन सेक्शन नंबर 67। सेफगार्ड कहाँ प्रोवाइड किया है, सेक्शन नंबर 67 में। अब यहाँ पे पहला सेफगार्ड क्या है, जो गुड्स होते हैं, गुड्स को आपने क्या किया, डिपार्टमेंट ने गुड्स को सीज कर लिया, ठीक है। डिपार्टमेंट हैज डन व्हाट, डिपार्टमेंट सीज्ड द गुड्स एंड जैसे ही गुड्स सीज हो जाते हैं, सीज होने के बाद आपको उन्हें तब तक ही, डिपार्टमेंट कैन सीज द गुड्स ओनली अप टू द टाइम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन। जब तक एग्जामिनेशन के लिए गुड्स की जरूरत है सिर्फ तब तक उन्हें सीज करना है, अदरवाइज उसके अलावा अननेसेसरी टाइम शेड्यूल के लिए सीज नहीं किया जा सकता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। कहता है गुड्स और डॉक्यूमेंट, चाहे गुड्स सीज किए या डॉक्यूमेंट सीज किए, ये रिटेन नहीं किए जा सकते बियॉन्ड द पीरियड नेसेसरी फॉर एग्जामिनेशन। जब उसकी एग्जामिनेशन जैसे ही हो जाए या फिर जितना ज़रूरत है उतने टाइम ही रिटेन होंगे, अननेसेसरी टाइम शेड्यूल के लिए दे वुड नॉट बी रिटेन। फर्स्ट। सेकंड, डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं किसके यहाँ से, हमारे एसएससी के यहाँ से डॉक्यूमेंट सीज करके ले जाए जा रहे हैं। तो एक चीज़, ये जो हमारा एसएससी है वो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकता है। फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी टेकन बाय द पर्सन फ्रॉम whose कस्टडी डॉक्यूमेंट्स आर सीज। जिसकी कस्टडी से डॉक्यूमेंट सीज किए जा रहे हैं वो क्या ले सकता है, फोटो कॉपी डिमांड कर सकता है। फिर कहते हैं कि ये जो सीज्ड गुड्स हैं, गुड्स जिस दिन सीज हुए, सीज होने के बाद क्या करना है, 6 मंथ्स के अंदर क्या करना होगा, नोटिस इशू करना होगा। इफ नोटिस इज नॉट इशूड विद इन 6 मंथ ऑफ सीजर तो गुड्स रिटर्न करे जाएंगे उस पर्सन को जिससे पोजीशन लिया है। 6 मंथ का एक्सटेंशन कमिश्नर दे सकते हैं रीजनेबल ग्राउंड्स पे। तो ये क्या है, सेफगार्ड्स। आपको पता होना चाहिए कि गुड्स जो सीज हैं वो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ही सीज हो सकते हैं, उसके बाद अननेसेसरी टाइम शेड्यूल के लिए उन्हें सीज नहीं किया जा सकता। एक एसएससी जिनके डॉक्यूमेंट सीज किए जा रहे हैं, ही कैन आस्क फॉर द फोटो कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज सीज गुड्स। अगर गुड्स सीज होते हैं तो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर एंड इफ इट इज नॉट डन द गुड्स आर लाइबल टू बी रिटर्न। एन एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ इज अवेलेबल दैट इज गिवन बाय कमिश्नर ऑन रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी चीजें करी हुई थी, बस मुझे एक बार आपको क्या करना है, समझाना है। जितने भी गुड्स सीज कर रहे हैं, सीज करे हुए गुड्स की क्या बनाइए, इन्वेंट्री बनाइए, ताकि पता हो कि कितने गुड्स क्या सीज किए गए थे। तो मेक द इन्वेंट्री ऑफ द सीज गुड्स। फिर उसके बाद हजार्डियस है कोई चीज, पेरिशेबल है या फिर कोई हजार्डियस या पेरिशेबल गुड्स है जिसको इमीडिएटली डिस्पोज करना है, या फिर स्टोरेज स्पेस की दिक्कत है, या फिर डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स ड्यू टू द टाइम, या फिर कोई और कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उन्हें इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है आफ्टर सीजर। सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स हैं जो पेरिशेबल होंगी, हजार्डियस होंगी, या फिर कंस्ट्रेंट ऑफ स्टोरेज वगैरह है, तो इमीडिएट डिस्पोजल अलाउड है। तो वही दिया है कि वहाँ इमीडिएट डिस्पोजल अलाउड है।
फिर कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के प्रोविजन जो सर्च एंड सीजर को रिलेट करते हैं वो अप्लाई होंगे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके जो सर्च सीजर से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल यहाँ पे भी होंगे, लेकिन एक मॉडिफिकेशन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ये कि यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड है कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड इन कोर्स ऑफ सर्च, जो भी सर्च में आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो किसको भेजते हैं, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्च की जो कॉपी निकलेगी, रिपोर्ट बनेगी, वो मैजिस्ट्रेट को नहीं जाती, अनलाइक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग वो जाएगी जीएसटी के कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को। क्या कहा गया, देखो अगर हम बात करें किसकी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, इसकी बात करें तो ये जब सर्च करते हैं, सर्च करके क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। सर्च करके रिपोर्ट बनाई और ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी, मैजिस्ट्रेट के पास। कहाँ जाएगी, मैजिस्ट्रेट के पास। अब ये यहाँ होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मॉडिफिकेशन है कि हमारे जीएसटी में ये रिपोर्ट प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर किसको जाएगी, कमिश्नर को जाएगी इंस्टेड ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये एक डिफरेंस है। अदरवाइज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जो सर्च एंड सीजर रिलेटेड प्रोविजन है दैट विल बी एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। आगे इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट। यस, गुड्स जैसे का कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला है, उसका कन्वेंस है, या फिर कोई कंसाइनमेंट एक्सीडिंग द लिमिट जा रहा है, तो यहाँ सीधे ये बोला है कि ई-वे बिल चेक किया जा सकता है। और ई-वे बिल का जो प्रोविजन है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड वाले चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इतना बोला है कि अगर गुड्स एंड मूवमेंट है, किसी ट्रक पे है, किसी बाइक पे है, या फिर किसी कन्वेंस में है, तो उसे भी क्या किया जा सकता है, इंस्पेक्ट किया जा सकता है। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 68 की इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट इट इज पॉसिबल। Now coming to section number 69. Section number 69. See, यहाँ पे मैं repeat उन्हीं चीज़ों को बार बार कर रही हूँ. I am repeating only that concepts again and again, which I feel are really very important and need focus. But कुछ चीज़ें जो जनरल है वो मैं एक बार भी बोलूँगी तो आपको उतना ही समझ में आएगा, दूसरी बार बोलने पे भी आपको वही चीज़ें समझनी है, उसमें कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इन जनरल ही है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कन्वेंस का बताया, तो ठीक है, ट्रक वगैरह है, ई-वे बिल वगैरह चेक करेंगे, और वो कन्वेंस वाले जो गुड्स हैं उनका भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है, सेक्शन 68 में दिया है। डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड वाले चैप्टर में हम इसे डिटेल में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, 69 पे आते हैं। 69 पे बोला पावर टू अरेस्ट। 69 इज अबाउट द पावर टू अरेस्ट, एंड पावर टू अरेस्ट में क्या दिया है इन 69, ये कहता है अरेस्ट का मतलब क्या है कि किसी पर्सन को आप क्या कर रहे हैं, किसी ऑफेंस करने के चक्कर में उसने कोई ऑफेंस किया है और आप लॉफुली उस पर्सन को क्या कर रहे हो, अपने साथ लेके जा रहे हो। लॉफुली क्या कर रहे हो, उस पर्सन को लेके जा रहे हो, मतलब टेकिंग इनटू कस्टडी अ पर्सन अंडर सम लॉफुल कमांड और अथॉरिटी। लॉफुली किसी पर्सन को लेके जाना इज व्हाट अरेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अरेस्ट है, क्या अरेस्ट ऐसे ही कर लेंगे, हर किसी को अरेस्ट कर लिया जा सकता है? तो नहीं, हर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, हर एक इंसान को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले अरेस्ट के लिए होना चाहिए आपके पास अरेस्ट वारंट। अरेस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अरेस्ट वारंट। लेकिन आपका जो ऑफेंस है, ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, उस पर डिपेंड करेगा कि वेदर अरेस्ट वारंट इज वेरी मच नीडेड और नॉट। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सबसे पहले एक सेकेंड यहीं चलते हैं, ये रहा। अगर आपने ऑफेंस किया होगा तभी तो आपको अरेस्ट करेंगे। अब हमारे ऑफेंस दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक नॉन कॉग्निजेबल और एक कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल एंड क्या है, कॉग्निजेबल। अगर नॉन कॉग्निजेबल की बात करूँ तो इतना सीरियस वाला ये क्या है, बहुत बड़े बड़े ऑफेंस नहीं है, इसमें आपको बेल मिल सकती है, इसमें आपको क्या होगा, बेल मिल जाएगी।
लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके आते हैं तो कॉग्निजेबल आर सीरियस ऑफेंस, और उसको अगर आपने वो ऑफेंस कर दिया तो विदाउट अरेस्ट वारंट आपको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब जहां नॉन बेलेबल इवेंट है, कॉग्निजेबल इवेंट है जिसमें बेल नहीं हो सकती, एट दैट पॉइंट उस ऑफेंस के लिए कोई अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है। पर अगर अपना नॉन कॉग्निजेबल है जिसमें बेल हो सकती है तो यहाँ पे अरेस्ट वारंट इज वेरी मच नेसेसरी। तो दो कैटेगरीज में ऑफेंसेस को डिवाइड किया जिसके बेसिस पे अरेस्ट वारंट चाहिए या नहीं चाहिए वो बात आती है। अब यहाँ पे देखो लिखा है क्या, यहाँ आपके सामने लिखा है नॉन कॉग्निजेबल मतलब लेस सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव अथॉरिटी टू मेक एनी अरेस्ट, यहाँ पे तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक क्या नहीं हो, विदाउट अ वारंट। जब तक वारंट नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा, जब तक वारंट, विदाउट अ वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। एंड एन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट कोर्ट ऑर्डर। और अगर नॉन कॉग्निजेबल इवेंट आपने किया है, मतलब बेलेबल इवेंट है, तो अगर आपके यहाँ इंस्पेक्शन भी करना है, सॉरी आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन इज क्राइम ऑलरेडी पता है, हो चुका है, अब हम उसके सबूत ढूंढेंगे और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे। इंस्पेक्शन आप सिर्फ जा रहे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं, पर इन्वेस्टिगेशन करना मतलब किसी क्राइम के अगेंस्ट और क्या करना है, एविडेंसेस लेना। ठीक है, तो अगर आपको इन्वेस्टिगेशन भी करना है तो कोर्ट का क्या चाहिए, कोर्ट का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट वारंट चाहिए तभी अरेस्ट करेंगे, नॉन कॉग्निजेबल है तो इन्वेस्टिगेशन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट आपका क्या आ जाता है, कॉग्निजेबल इवेंट्स आ जाते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट आपके क्या आते हैं, कॉग्निजेबल इवेंट जो दिया है means serious category of offense. It is what cognizable क्या है, means serious category of offenses in respect of which authority can arrest without a warrant and investigation start हो सकती है with or without permission of court। और कोर्ट की परमिशन मैंडेटरी नहीं है cognizable offenses में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अरेस्ट से रिलेटेड देखा। फिर यहाँ देखो कि अरेस्ट से रिलेटेड ऑथोराइजेशन की तो जरूरत पड़ेगी। अरेस्ट हर छोटे छोटे केस में हो जाता है क्या, नहीं, अरेस्ट हर छोटे छोटे केस में नहीं होता। अरेस्ट सिर्फ तब होगा जब आपका टैक्स एविजन 2 करोड़ से ज्यादा है। देखो कहाँ लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो कौन कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं ये आपको सेक्शन 132 में बता के रखे हैं जिसमें अरेस्ट हो सकता है। ऑफेंसेस दैट अट्रैक्ट पनिशमेंट तो वो दिए हैं सेक्शन 132 में। अब यहाँ पे ऑफेंस एंड पेनल्टी जब हम करेंगे तो ऑलरेडी मेरा वीडियो ऑफेंस एंड पेनल्टी का डला हुआ है, आप उसे देख सकते हो। तो 132 इसमें मैंने आपको लर्न करवाया कि जैसे आप सप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन इनवॉइस इशू नहीं कर रहे, इनवॉइस इशू कर रहे पर सप्लाई नहीं किया, लाइबल टू रजिस्ट्रेशन है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे, ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस 132 में दिए हैं, दैट इज लाइबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं कि सिर्फ तब अरेस्ट होगा ओनली वेयर द टैक्स एवेजन इज मोर देन 2 करोड़। अगर आपका टैक्स एवेजन 2 करोड़ से ज्यादा है सिर्फ तब ही अरेस्ट होगा। और अब याद रखना, लेकिन अगर ये वाले ऑफेंसेस आप क्या कर रहे हैं, ऑफेंसेस रिपीट कर रहे हैं, इन जनरल 2 करोड़ के ऊपर टैक्स एवेजन है, इन जनरल 2 करोड़ के अबाव, in general if the tax evasion is about 2 crores then only arrest provision will get in effect. However monetary limit will not be applicable, shall not be applicable अगर offenses are committed again even after being convicted earlier। ऑलरेडी पहले आपको कन्विक्टेड बता दिया गया, आप कन्विक्टेड हो चुके, फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, फिर से क्या कर रहे हैं, ऑफेंसेस रिपीट कर रहे हैं, तो अब कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, अब आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। रिपीटेशन, कानून एक बार मौका देता है कि 2 करोड़ से ऊपर टैक्स इवेजन हुआ है, आपको अरेस्ट करते हैं, फिर आपने रिपीट किया, रिपीट करने पे अब आपको मॉनेटरी लिमिट नहीं मिलेगी, अब विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट यू आर लाइबल टू गेट अरेस्टेड। व्हाई? बिकॉज रिपीटेशन ऑफ द ऑफेंस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब टैक्स अमाउंट कितना इन्वॉल्व है ये नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो ऑथराइजेशन कौन देता है, प्रॉपर ऑफिसर देगा, तभी देगा जब क्या होगा 2 करोड़ से अबाव चीजें निकलती हैं।
ठीक है। अब अरेस्ट के लिए क्या सेफगार्ड है, जैसे हमारे पास इंस्पेक्शन हुआ तब सेफगार्ड था, तो अब अरेस्ट के लिए सेफगार्ड क्या है। अरेस्ट का सबसे पहला सेफगार्ड ये बोलता है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है मतलब बेलेबल ऑफेंस है। बोलो, कॉग्निजेबल मतलब बेलेबल ऑफेंस हो गया ना, अभी करवाया था। कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल मतलब जिसकी बेल हो जाती है। अब बोलते हैं अगर पर्सन को आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया है तो ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अब सामने वाले को ये तो इन रिटर्न बताओ कि भैया क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है। जनरल सी बात है, आज कोई मुझे अरेस्ट करने जाएगा तो मैं पूछूंगी ना भैया किस जुल्म में मुझे अरेस्ट किया गया है, तो उसे क्या देना होगा, इन रिटर्न मुझे बताना होगा ये आपके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं। तो यहाँ पे उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या होना देना होगा, तो ही हैज टू गिव व्हाट, द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ही हैज टू गिव। ठीक है, फिर आगे एंड जैसे ही अरेस्ट हुआ ही मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, और उसे 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हमें लेके भी जाना होगा। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना होगा और 24 आवर्स में उसे मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, प्रेजेंट करना ही होगा। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस है तो डेप्यूटी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर उसे रिलीज कर सकते हैं बेल पे, एंड he will be subject to same provisions as officer in charge of police station under 436 of Code of Criminal Procedure. क्रिमिनल प्रोसीजर का जो 436 वाला सेक्शन है वो वैसे ही उस पर एप्लीकेबल होगा कि आपको बाहर नहीं जाना है, आप इधर से बाहर नहीं जा सकते, ऐसे सारे प्रोविजन उस पर क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से बेल कौन दे सकता है, डेप्यूटी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर दे सकता है, लेकिन वही 436 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन है वो इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल है, तो 24 घंटे के अंदर भैया उसको प्रेजेंट करो मजिस्ट्रेट के पास, एंड सेकेंड चीज उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी देने होंगे। ठीक है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल के सारे अरेस्ट प्रोसीजर्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये दिया है। ये हम देख चुके हैं यहाँ पे कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अरेस्ट तो 2 करोड़ के अबाव आएगा, लेकिन किसे कॉग्निजेबल बोलेंगे और किसे नॉन कॉग्निजेबल बोलेंगे। कॉग्निजेबल क्या, नॉन कॉग्निजेबल क्या, तो यहाँ बोला है अगर आपने टैक्स का जो अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपने इवेड किया या आईटीसी रॉन्गली अवेल किया या यूज किया या रॉन्ग रिफंड लिया आपने एक्सीडिंग 5 करोड़, अगर आपने टैक्स इवेजन 2 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ के अबाव टैक्स इवेजन है तो अरेस्ट तो होगा, पर 2 करोड़ के अबाव, देखो मैं आपको लिख के समझा देती हूँ, ये अच्छी चीज है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, टैक्स इवेजन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, टैक्स इवेजन की। ठीक है, टैक्स इवेजन अगर क्या है लेस देन 2 करोड़, टैक्स इवेजन क्या है लेस देन 2 करोड़, तो क्या सेक्शन 69 दैट इज अरेस्ट प्रोविजन आएंगे, अरेस्ट प्रोविजन नो, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फिर आता है क्या, मोर देन 2 करोड़, तो अरेस्ट प्रोविजन यस आ जाएगा, अरेस्ट प्रोविजन यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा। फिर आगे क्या आया, more than 2 crore but less than 5 करोड़। मोर देन 2 करोड़ है, अरेस्ट प्रोविजन है, बट कॉग्निजेबल इवेंट है क्या, नहीं, नॉन कॉग्निजेबल। एंड देन लास्ट मोर देन 5 करोड़, ग्रेटर देन 5 करोड़, अरेस्ट होगा, एंड साथ में क्या है, कॉग्निजेबल। ठीक है, साथ में क्या है, ये कॉग्निजेबल इवेंट है।
आया। तो सबसे पहले लेस देन 2 करोड़ अरेस्ट प्रोविजन भी नहीं है, मोर देन 2 करोड़ पे अरेस्ट प्रोविजन है, लेकिन ये नॉन कॉग्निजेबल इवेंट यहाँ पे भी है। मोर देन 2 करोड़ गए आप, लेकिन 5 करोड़ से लेस है, अरेस्ट प्रोविजन आएंगे लेकिन नॉन कॉग्निजेबल है, और जहां 5 करोड़ के अबाव है तो अरेस्ट प्रोविजन भी है और कॉग्निजेबल इवेंट भी है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ दिया है, यहाँ पे दे के रखा है। तो इस बेसिस पे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। फिर प्रिकॉशन ड्यूरिंग अरेस्ट, अरेस्ट के जब अरेस्ट हो रहा है तब क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, तो देखो प्रोसीजर फॉर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 related to arrest, procedure must be adhered to in all situation according to arrest. It is therefore necessary that all field officer of CGST be fully familiar. सीधी बात बस ये बोली कि अगर आप अरेस्ट के प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहते हैं तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जितने भी अरेस्ट से रिलेटेड प्रोसीजर दिए गए हैं वो आपको क्या करने होंगे, एक ऑफिसर को अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ बोला है सेक्शन 57 बहुत इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जो कहता है which provides that person arrested without arrest shall not be detained for a longer period than under the circumstance of case is reasonable, but this shall not exceed 24 hours. इसका मतलब ये कि अगर आप किसी पर्सन को विदाउट वारंट लेके आ रहे हैं, सेक्शन नंबर 57 कहता है ऑल्दो केस में है कि उसको 24 घंटे से ज़्यादा रखना है, लेकिन अगर आप विदाउट वारंट लाए हैं तो उस पर्सन को 24 आवर्स से ज़्यादा आप अपने पास नहीं रख सकते। हाँ, इस 24 आवर्स में जो उसको लाने का पुलिस स्टेशन तक लाने का या मजिस्ट्रेट तक लाने का जो टाइम है वो आप एक्सक्लूड कर दो उस 24 आवर्स में, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक का जो आपका टाइमिंग है वो हटा दो, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा यू कैंट व्हाट डिटेन दैट पर्सन, उसे रोक के नहीं रख सकते, आप उसे इतना डिटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन 56 कहता है The person making arrest shall send the person arrested without warrant before magistrate having jurisdiction. अब अगर पर्सन को विदाउट वारंट आपने अरेस्ट किया तो जिस ज्यूरिसडिक्शन में मैजिस्ट्रेट वो उसको उस मैजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाना है जिस ज्यूरिसडिक्शन में वो पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग करता है। सेक्शन 57 क्या बोलता है, सेक्शन 57 बोलता है इफ यू हैव अरेस्टेड अ पर्सन विदाउट वारंट, तो विदाउट वारंट अगर आपने उसको क्या किया, अरेस्ट किया है, तो उसको डिटेन नहीं कर सकते आप कितना, 24 आवर्स से ज़्यादा यू कैन नॉट डिटेन दैट पर्सन, एक्सक्लूड फ्रॉम दैट 24 आवर्स द टाइम दैट इज टेकन टू टेक दैट पर्सन फ्रॉम अरेस्ट से टेकिंग हिम टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, वो टाइम आप एक्सक्लूड कर सकते हो। 56 कहता है अरेस्ट कराना, विदाउट वारंट अरेस्ट किया ठीक है, लेकिन उसे उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ जिस ज्यूरिसडिक्शन में वो पर्सन आता है, उसके मजिस्ट्रेट के पास यू हैव टू टेक दैट पर्सन। ठीक है, नाउ इसका मतलब ये कि अगर विद अरेस्ट वारंट आप ले रहे हैं, कॉग्निजेबल इवेंट है, तो आप दूसरे मजिस्ट्रेट जो वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है उनके पास ले जा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन कि आपको ज्यूरिसडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के पास ही ले जाना है वो आ जाएगी अगर आपने विदाउट अरेस्ट वारंट उसे अरेस्ट किया है, तो आप किसी और के सामने उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट की गाइडलाइंस क्या हैं देख लेते हैं। अरेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बोला है, पावर टू अरेस्ट has to be exercised after careful consideration of fact of case. अब कब अरेस्ट हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है सबसे पहले तब जब क्या है, टू एंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस, अरेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो जाए, ये सामने वाला कुछ दखलंदाजी ना कर पाए, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, सामने वाला भाग ना जाए, आपको लग रहा है कि सामने वाला भाग सकता है तो प्रिवेंट फ्रॉम एब्सकॉन्डिंग, इसलिए, या फिर मास्टरमाइंड और की ऑपरेटर अफेक्टिंग प्रॉक्सी, बेनामी, वो क्या कर रहा है, डमी चीज़ें क्रिएट कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, पर्सन मतलब कुछ भी गड़बड़ कर रहा है, वो खुद मास्टरमाइंड है किसी चीज़ का, बेनामी ट्रांजैक्शन करने में ही इज़ द मास्टरमाइंड,
तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। बेनामी इंपोर्ट करे या बेनामी एक्सपोर्ट करे तो उसको क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। या फिर वो क्या कर रहा है, उसका इंटेंशन ड्यूटी का इवेजन करना है, उसका मेन क्या है, इवेजन करना, ड्यूटी इवेजन करना, टैक्स इवेजन करना, उसका माइंड ही क्या है, इंटेंशन ही गलत है, ठीक है, तो उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर वो एविडेंस में क्या कर देगा, चेंजेस कर देगा, टैम्परिंग द एविडेंस, इसलिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है। विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन है तो अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट कब कब करोगे, बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन है, लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन है। अब इसको याद कैसे करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन है, अभी भी गिल्टी माइंड है कि हमें और टैक्स इवेजन करना है, ठीक है। विटनेस को वो क्या करता है, विटनेस को इन्फ्लुएंस करता है, टेम्पर करता है एविडेंसेस को, बेनामी इंपोर्ट, बेनामी एक्सपोर्ट करता है, और क्या करता है, जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें दखल अंदाजी करता है और खुद भागने की फिराक में है। तो ये सारी चीजें हैं जब आप अरेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है, प्रिवेंट करना है पर्सन को अब्सकॉन्ड करने से। मास्टरमाइंड है बेनामी इंपोर्ट का या बेनामी एक्सपोर्ट्स का। टैक्स इवेजन लार्ज अमाउंट में करता है, टैक्स इवेजन करना गिल्टी माइंड है। फिर पॉसिबिलिटी है कि वो एविडेंस को क्या करेगा, टैम्पर करेगा या फिर इन्फ्लुएंस करेगा विटनेस को। तो ये सारी चीजें हैं कि किन किन केसेस में अरेस्ट किया जा सकता है। तो डिसीजन टू अरेस्ट नीड टू बी टेकन ऑन केस टू केस बेसिस कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर। और ये सारे फैक्टर्स हैं कि कहीं वो भाग ना जाए, बहुत ज्यादा अमाउंट का इवेजन है, या फिर एविडेंस से इन्फ्लुएंस कर सकता है, विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बेनामी इंपोर्ट, बेनामी एक्सपोर्ट करता है, गिल्टी माइंड है। तो ये सारी चीजें देख के अरेस्ट प्रोविजंस लग सकते हैं। कमिंग टू सेक्शन नंबर 70, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इसका एक ही वीडियो मैं आपको अलग से देने वाली हूँ। एक मिनट मैं देख लेती हूँ कितना बड़ा है, वैसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको इसी में ही कंटिन्यू कर लेते हैं। इफ यू से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वीडियो को, चलो इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। सुमन के बारे में बात करते हैं। सुमन सेक्शन नंबर 70। समन क्या है, समन 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 का मतलब ये है कि आप किसी पर्सन को सबसे पहले, समन का सबसे पहले क्या याद रखना, ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। समन मतलब तब जब बहुत आपने एफर्ट लगा लिए, सब कर लिए, सामने वाले से हम या तो वो आ नहीं रहा है सामने या एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तभी डिपार्टमेंट समन इशू करेगी। तो समन क्या है, समन लीगली बाउंड करता है किसी पर्सन को कि उसे आना होगा और आके सारे एविडेंसेस प्रेजेंट करने होंगे। तो या फिर वो खुद आए या फिर अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आए, लेकिन उसे आके सारे के सारे एविडेंसेस प्रेजेंट करने हैं। समन इज लास्ट ऑप्शन। ये मैंने फोकस क्यों किया, क्योंकि सर्कुलर निकला था। कई बार क्या होता था, समन एज एन फर्स्ट रिसोर्ट यूज किया जाता था। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया डिपार्टमेंट में, उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने समन इशू कर दिया। समन बार बार इशू नहीं कर सकते, समन तभी इशू होगा जब लास्ट ऑप्शन आपके पास समन ही बचा हो, तभी। ठीक है, तो फर्स्ट चीज, a person who is issued summon is legally bound to attend either in person or by authorized representative. He is bound to state the truth before the officer who has issued summon upon any subject which is the subject matter of examination, and to produce the documents and things that is required to be produced. उसे प्रोड्यूस करने होंगे वो सारे एविडेंस, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसे लगता है कि इस फैक्ट के लिए उसे प्रोड्यूस कर देने चाहिए। ठीक है, सेक्शन 70 अबाउट समन है। अगर आप समन में नहीं आते हैं तो क्या होगा, अगर आपको समन इशू हुआ, आप समन में नहीं आ रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले, इफ अ पर्सन डज नॉट, यहाँ से देखिए, इफ अ पर्सन डज नॉट अपेयर ऑन डेट व्हेन समन्ड विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है कि सामने वाला क्यों नहीं आ पाया, तो उसको 174 के इंडियन पेनल कोड के 174 सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। इसको एक बार आप नेट पे देख लेना कि 174 ऑफ आईपीसी में क्या है, 172 में क्या है, ये सिर्फ आप एक बार देख लेना फॉर नॉलेज पर्पस, इससे डिटेल नहीं आएगा। अगर वो अवॉइड करता है सर्विस ऑफ समन तो 172 सेक्शन लगता है। इसे मैं एक बार सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि आपको आईपीसी नहीं पढ़ना है, इंडियन पेनल कोड नहीं पढ़ना, तो सिर्फ एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वो विदाउट रीजनेबल रीजन
नहीं आता है तो 174, अवॉइड करता है कि उसको समन मिले उसके लिए 172, अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता है जो भी डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स उसको बोले गए तो 175 में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा, फॉल्स एविडेंस देता है तो 194 में आएगा और इसके साथ पेनल्टी उसे लगेगी, साथ ही साथ पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपीज की जो CGST SGST ऑफिसर लगाएंगे। तो सबसे पहले आता नहीं है 174, अगर सर्विस ऑफ समन में अर्जेंट डाल रहा है 172, एविडेंस दे ही नहीं रहा है 175, फॉल्स एविडेंस दे रहा है 193 और साथ में पेनल्टी ऑफ 25,000 अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी। ठीक है, इसे एक बार बस रीड करना। नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स समन के बारे में। समन के इशू करने के लिए गाइडलाइन सबसे पहले बोल रहे हैं, समन के लिए जैसा मैंने आपको बोला कि समन इज द लास्ट रिसोर्ट, समन शुड बी द लास्ट रिसोर्ट where the SEC is not cooperating and section should not be used for top management। top management के लिए ये section यूज नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्यों टॉप मैनेजमेंट के लिए यूज नहीं करना है, रीजन समझो कि पहले क्या होता था, जहां डिपार्टमेंट ने थोड़ा बहुत हाथ पे मारे, उन्हें कोई चीज नहीं मिल रही है तो वो सीधे टॉप मैनेजमेंट को क्या करते थे, समन इशू कर देते थे बार बार कि अब ये मटेरियल फैक्ट्स लेके आइए, अब आइए, आप आइए, ऐसा कीजिए। अरे टॉप मैनेजमेंट मतलब बिजी पर्सनालिटी, दे डोंट हैव टाइम। उनका क्या होने लग गया था, हैरेसमेंट हो रहा था अनड्यू। कई बार ज्यादा मेहनत डिपार्टमेंट करती नहीं थी, समन इशू कर देती थी एंड एक्सपेक्ट करती थी कि सामने वाला आए टॉप मैनेजमेंट और उन्हें सब पका पकाया मिल जाए, तो दिस वाज नॉट फेयर। बार बार डिपार्टमेंट के पास इसकी कंप्लेन जाने लग गई और फिर सर्कुलर इशू हुआ। उस सर्कुलर में क्लियरली कहा गया कि टॉप मैनेजमेंट को अब समन इशू नहीं होंगे और समन तब इशू होगा जब वो क्या होगा, इट वुड बी अ लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट होगा तभी समन क्या होगा, इशू किया जाएगा। आगे क्या दिया है, लैंग्वेज ऑफ समन अब बहुत हार्श यूज नहीं करेंगे, इतनी हार्श लैंग्वेज की तुमने ऐसा नहीं किया है तो अब तुम्हें ये लगेगा वो होगा, ऐसा नहीं, हार्श लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। उसे अनरीजनेबल आपको क्या नहीं देना है, स्ट्रेस नहीं देना है सामने वाले को। तो यहाँ दिया है कि समन शुड नॉट बी हार्श एंड लीगल विच कॉज अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस, अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस सामने वाले को नहीं होना चाहिए। फिर बोलता है समन्स बाय सुप्रिटेंडेंट, अगर सुप्रिटेंडेंट समन इशू कर रहा है तो उसे रिटर्न परमिशन लेनी होगी किससे, रैंक नॉट बिलो AC, असिस्टेंट कमिश्नर की या उससे अबाव वाले ऑफिसर्स की उसे परमिशन के साथ ही सुप्रिटेंडेंट क्या कर सकता है, सुप्रिटेंडेंट दे सकता है समन। लेकिन कई बार क्या होगा, सुप्रिटेंडेंट समन देना चाहता है लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबाव रैंक वाले ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं है और ऑपरेशनल रीजन से ये पॉसिबल नहीं है कि उनसे रिटर्न परमिशन लेके समन इशू किया जाए, तो वो टेलीफोनिक क्या कर सकता है, टेलीफोन पे एक बार पूछ सकता है कि मैं समन इशू कर रहा हूँ। अगर टेलीफोनिक उसमें क्या हो गई, हाँ हो गई है, तो वो समन इशू कर देगा और जितनी जल्दी हो सके वो जो रिटर्न इंटीमेशन को क्या करवा लेगा, साइन करवा लेगा जितनी जल्दी हो सके। समन इशू करने के बाद भी साइन कराया जा सकता है लेकिन एटलीस्ट उसको स्पीकिंग ऑर्डर, ओरल ऑर्डर यस में मिलना ही चाहिए। समन सुप्रिटेंडेंट इशू कर रहा है तो सुप्रिटेंडेंट कैन इशू समन, यस, लेकिन प्रायर परमिशन, रिटर्न परमिशन किसकी चाहिए, ऑफिसर अबाउ द रैंक ऑफ AC और अबाउ। लेकिन अगर ऑपरेशनल ग्राउंड्स पे ये पॉसिबल नहीं है सामने वाले से रिटर्न परमिशन लेना, तो ओरली परमिशन लेगा सुप्रिटेंडेंट और जितनी जल्दी हो सके रिटर्न इंटीमेशन किसको दे देगा, रिटर्न इंटीमेशन दे देगा उसके असिस्टेंट कमिश्नर या अबाउ रैंक वाले को और उनसे क्या करवा लेगा, साइन करवा लेगा। ठीक है, ये दिया है, ये दोनों चीजें यहाँ दी है, आप एक बार रीड करना। In all cases where summon is issued, officer issuing summon should submit a report or should record a brief of the proceeding in case and submit the same to officer who has authorized summon। अगर समन इशू कर रहे हैं, सपोज AC ने कहा है सुप्रिटेंडेंट को समन इशू करने का, तो उस प्रोसीडिंग्स के बारे में एक एक चीज लिखनी होगी और किसको बतानी होगी, उस ऑफिसर को जिसने सुप्रिटेंडेंट को ऑथराइज किया है समन इशू करने के लिए, उसे एक एक चीज की क्या देनी होगी, डिटेल देनी होगी। डिटेल इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू सच ऑफिसर। ठीक है, एंड जब ये जो सीनियर मैनेजमेंट है, जैसे CEO है, CFO है, जनरल मैनेजर है, इनको जनरली समन इशू नहीं होगा
आपको पहले क्या करनी है, डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से सारी मेहनत करनी है, और फिर अगर लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, हमें एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे, तो फिर उन्हें क्या करना होगा, समन तब इशू करना होगा। दे शुड बी इशूड समन, और उन्हें समन भी तब इशू होगा जब डिपार्टमेंट को ये लग गया है, इंडिकेशन मिल गया है कि ये जो डिसीजन लिया गया था, वॉट एवर द डिसीजन इस जिस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस डिसीजन में पार्टिसिपेट किसने किया है, CFO CEO मतलब सीनियर मैनेजमेंट है। फर्स्ट इंस्टेंस में सीनियर मैनेजमेंट को इशू नहीं होगा समन, लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर डिसीजन में इन्वॉल्व है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जिस पर्पज से चल रही है, तो उन्हें समन इशू हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या थे, गाइडलाइंस फॉर समन। फिर आते हैं प्रिकॉशन पे। तो प्रिकॉशन ये है कि समन शुड नॉट बी इशूड फॉर अपीयरेंस वेयर, मतलब अननेसेसरी आपको समन नहीं देना है, जहां जरूरी है वहीं देना है, और समन सिर्फ तभी दिया जा सकता है ओनली व्हेन, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखो, समन सिर्फ तब इशू होगा, समन क्या होगा, सिर्फ तब इशू होगा व्हेन देयर इज इंक्वायरी बीइंग अंडरटेकन एंड अटेंडेंस ऑफ पर्सन नेसेसरी। इंक्वायरी चल रही है तभी समन जाएगा, ये चीज यहाँ भर लो, ओनली व्हेन इंक्वायरी इज अंडरटेकन तभी समन इशू होगा। ओनली व्हेन इंक्वायरी इज अंडरटेकन, सिर्फ तब समन इशू होगा। समन आप अननेसेसरी बार बार इशू नहीं कर सकते, जहां जरूरत है वहीं समन इशू होगा। मिनिमम नंबर होना चाहिए समन का, ठीक है। समन लिखते वक्त हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, और सामने वाले को अगर आप बुला रहे हैं तो उसको अननेसेसरी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वेट नहीं करवाना है उसके स्टेटमेंट लेने के लिए। मैंने किसी को, डिपार्टमेंट ने मुझे समन लिखा, मैं गई, मुझे 4-6 घंटे वेट ही करवाया जा रहा है, तो ये नहीं, आपको अननेसेसरी उसको क्या नहीं करना, वेट नहीं कराना है। हाँ, आप वेट करवा सकते हैं, यू कैन मेक द पर्सन वेट, सिर्फ तब जब ये स्ट्रेटेजिकली कुछ सोचा गया हो, क्या है, कोई मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी, तब उसको लॉन्ग आवर्स तक आप वेट करा सकते हैं, अनलेस अदरवाइज नो। एंड लास्ट, स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स में ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने होंगे। एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन could be made regarding time and place of recording statement having regards to fact of case। अगर fact of case है कि आप ऑफिस आवर्स में उससे स्टेटमेंट नहीं ले सकते, तो आप ऑफिस आवर्स के अलावा स्टेटमेंट ले सकते हैं, अदरवाइज ऑफिस आवर्स। तो समन सिर्फ इंक्वायरी होगी तभी, इंक्वायरी अंडरटेक हो रही है तब समन इशू होगा, रिपीटेडली बार बार इशू नहीं होगा, अननेसेसरी उसको वेट नहीं करवाना है, अनलेस स्ट्रेटेजी मैटर हो। और क्या करना है, समन जब आप इशू कर रहे हो तो ऑफिस आवर्स में स्टेटमेंट ले, अनलेस एंड अदरवाइज वो केस क्या करता है, डिमांड करता है अदर देन ऑफिस आवर्स। तो ये क्या था, ये हमारा समन से रिलेटेड सेक्शन नंबर 70 था। अब आते हैं हम सेक्शन 71 पे। यहाँ क्या दिया है कि बिजनेस प्रीमाइस में कोई भी पर्सन क्या होगा, जब भी एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस दिया है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर क्या करना चाहता है, इंक्वायरी करना चाहता है, तो बिजनेस प्रीमाइसेस में पूरी तरह से इंक्वायरी कर सकता है, वो रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है, वो क्या कर सकता है, और आगे रिकॉर्ड्स तो चेक ही कर सकता है, साथ में क्या मांग सकता है, ट्रायल बैलेंस मांग सकता है आपसे, फाइनेंशियल अकाउंट मांग सकता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। इसका मतलब ये सिर्फ इतना दिया है कि जब भी इंक्वायरी होती है आपके यहाँ पे, किसी एसएससी के अंदर इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है, तो किसी एसएससी के यहाँ जब भी इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है तो वहाँ से क्या क्या मांगा जा सकता है, तो रिकॉर्ड्स मांगे जा सकते हैं, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, इनकम टैक्स रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें उससे क्या की जा सकती है, कॉल की जा सकती है। तो कॉल्स आर कवर्ड बाय दिस प्रोविजन। यहाँ लिखा है रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें मंगवाई जा सकती है, ये हमने अभी देखा कि ट्रायल बैलेंस मंगवा लो, आप रजिस्टर्ड पर्सन ने जो अकाउंट्स मेंटेन किए वो मंगवा सकते हैं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, इनकम टैक्स की रिपोर्ट है, या फिर फाइनेंशियल ऑडिट होता है जब उसकी रिपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें यू कैन कॉल रिकॉर्ड्स में, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा जो सेक्शन दिया है, ये ऑफिसर्स टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर, ऑफिसर्स को प्रॉपर ऑफिसर की हेल्प करनी होगी, ऑफिसर्स जो हैं उन्हें क्या करना होगा, प्रॉपर ऑफिसर की हेल्प करनी होगी। तो यहाँ
सेक्शन नंबर 72 कहता है ऑफिसर्स हैव बीन एम्पावर्ड एंड आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द सीजीएसटी ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब ये सारे जो ऑफिसर्स हैं इन सबको, जैसे पुलिस हो गया, रेलवे, कस्टम वाले ऑफिसर, एसजीएसटी वाले, सीजीएसटी वाले, विलेज ऑफिसर्स या अदर ऑफिसर्स जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, उन्हें किसकी हेल्प करनी होगी? डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर्स जो भी हैं उनकी हेल्प करनी होगी। तो ये जनरल, बहुत जनरल सा एक सेक्शन है। यहाँ पे हमारा इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर ओवर होता है, कंप्लीट होता है। अगर डाउट है तो बकायदा पूछना। रिवीजन लेक्चर भी रिकॉर्ड होंगे, इनके जल्दी रिकॉर्ड होंगे, और रिवीजन लेक्चर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मेरे जो नोट्स हैं, मेरे नोट्स आपको दिखा दूंगी मैं, और मेरे नोट्स से आपको पूरा रिवीजन कराऊंगी। हर चैप्टर रिवाइज होगा 45 से 50 मिनट्स में, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ये मेरा जो लेक्चर है ये फुल कोर्स वीडियो है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ रिवीजन लेक्चर बिल्कुल मिलेंगे, बाकायदा मिलेंगे। और डीटी का अभी थोड़ा सा पॉज चल रहा है, लेकिन जैसे ही जीएसटी खत्म होता है डीटी के भी आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछो, और एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना हो सके शेयर करो, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो बॉस भी प्लीज़ 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 लाइक करो और कमेंट करो, ताकि मुझे ये 2 वे कम्युनिकेशन मिलता रहे और मैं आगे इतने ही एंथुजियाज्म के साथ आपके लिए क्या करूँ, वीडियोस बनाऊँ। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस वाला। मतलब ये कि जो ऐसे चैप्टर्स है जो इन जनरल हम छोड़ देते हैं, या फिर हमें पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लगता है अभी ये बाद में देख लेंगे, इंपॉर्टेंट इतना नहीं, तो वो सारे चैप्टर्स मैं आपको पहले करवा रही हूँ। इसके अलावा मेरे ऑलरेडी सीए फाइनल करके एक प्लेलिस्ट है, जीएसटी की जो प्लेलिस्ट है वो सीए फाइनल लिखा हुआ है, वो प्लेलिस्ट का नाम ही है सीए फाइनल। उसमें आपको सारे वीडियोस जीएसटी के मेरे मिल जाएंगे, जो प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, A to Z सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। मतलब फुल जीएसटी कोर्स आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो। अमेंडमेंट्स लेकिन आपको देखने होंगे मेरे, क्योंकि वो थोड़े पुराने वीडियोस हो गए हैं, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट के 2 अटेम्प्ट्स के वीडियोस हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप वो देखो, आपका पूरा फुल कोर्स जीएसटी का कवर हो जाएगा। अमेंडमेंट लेक्चर चाहो तो देख लेना, नहीं तो नए वीडियोस तो रोज़ मैं रिकॉर्ड कर ही रही हूँ आपके लिए, आपको दे ही रही हूँ। एक बार और आपका मई 2020 के लिए पूरा जीएसटी रिकॉर्ड करके देना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अंटिल अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और क्लियर करो। ऑल द बेस्ट।